नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके बाल विकास के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। और आज जो है बाल विकास के प्रैक्टिस सेट में हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो ये बाल विकास के यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ये जो 30 प्रश्न करने वाले हैं, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है कि इनमें से आप लोगों को जो है फीडबैक कितना है, आप लोगों का फीडबैक क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिनमें से स्क्रीन पर आप लोगों के पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए जानते हैं और प्रत्येक ऑप्शन का फीडबैक आपसे जानते हैं। प्रश्न दिया गया है कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी समान बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो यह कथन दोस्तों आपके समान प्रतिरूप के सिद्धांत की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं कोई भी दो व्यक्ति बराबर नहीं होते। कोई भी दो बाल्यावस्था, चाहे किशोरावस्था हो, इसके बाद वयस्क अवस्था हो या अंत में वृद्धावस्था हो, मानव जीवन परिवर्तनशील है। इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो व्यक्ति के आयु के अनुसार परिवर्तन भी होता है। तो समान प्रतिरोध के सिद्धांत की ओर ये हमारा कथन संकेत कर रहा है। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है आप लोगों के स्क्रीन पर, प्रश्न हमारा दिया गया है कि जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी कहलाती है? तो जीन पियाजे की संवेदी पेशी अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। इसके बाद आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी होती अमूर्त या औपचारिक। तो अमूर्त और औपचारिक ये होती चौथी अवस्था, जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था होती है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल, थॉमस सेंट मॉर्गन, जेम्स वाटसन, चार्ल्स डार्विन। तो अनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं? आप सभी लोग जानते हैं ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर जोहेन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। किसने किया? मेंडल ने किया था। अगला, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो व्यक्ति का मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वह सिगमंड फ्रायड ने प्रतिपादित किया है। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति को 3 कारक प्रभावित होते हैं। एक होता है आपका वंशानुक्रम, दूसरा होता है समाजशास्त्रीय कारक और तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक कारक। तो वंशानुक्रम या जैविक कारक, समाजशास्त्रीय कारक और मनोवैज्ञानिक कारक। और फ्रायड ने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है आपकी 1927 में संरचना का उल्लेख किया था। इसमें 1927 में एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्ध कितनी होगी? तो एक प्रश्न जरूर बुद्धि लब्ध से पूछा जाता है। MA ऑफ CA मल्टीप्लिकेशन 100, ये फार्मूला होता है। MA मतलब मानसिक आयु और करेंट आयु। तो 10 वर्षीय बालक है, उसकी मानसिक 12 है। 10 वर्षीय बालक है, 12/10 गुणे 100 कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 12 गुणे 10 करेंगे 120 आ जाएगा। बालक 10 वर्ष का है लेकिन उसकी बुद्धि लब्ध जो मानसिक आयु है 12 है, यानी ज़्यादा है, यानी ज़्यादा अपने बड़े लोगों की बुद्धि लेवल को बराबर कर रहा है 2 साल से ज़्यादा। तो उसका जो है बुद्धि लब्ध अधिक हो जाएगा, 120 हो जाएगा, सामान्य बुद्धि से अधिक कहला जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत इनमें से कौन सा कहला जाता है? तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा इनमें से जो प्रस्तावित सिद्धांत है वह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। जब भी अल्बर्ट बंडूरा की बात की जाती है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की बात की जाती है। रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक जो है प्रस्तावित किए गए हैं? तो जब भी रेमंड कैटल का जिक्र होता है, इनके व्यक्तित्व कारक का जिक्र होता है
तो सभी लोग जानते हैं क्या वह 16 कारक है? सभी बताइए, सभी कमेंट कीजिएगा। रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए? 5, 14, 16, 8। तो 16 पीएफ आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, 16 पीएफ परीक्षण, ठीक है, तो 16 की बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा मास्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम में जो है सम्मिलित नहीं है? तो अब्राहम मास्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम में जो आपका सम्मिलित हो जाता है, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे, इसके बाद जो सम्मिलित नहीं होता है उसकी बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दैहिक आवश्यकताएं, स्नेह, संबद्धता, आत्मसिद्ध, ये तीनों पदानुक्रम में सम्मिलित है, लेकिन व्यक्तिवाद और समूहवाद ये मास्लो के अब्राहम आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? एक ही समय में एक ही व्यक्ति द्वारा दो विपरीत इच्छाएं, द्वंद्व, कुंठा, चिंता या दबाव। तो समास में जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहां पे द्वंद्व कहा जाता है, लेकिन एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना भी आपका द्वंद्व कहला जाएगा, क्योंकि द्वंद्व की स्थिति में व्यक्ति उलझन में फंस जाता है। और अक्सर जब 50-50 होता है, आपने सोचा ये ऑप्शन सही होगा कि ये ऑप्शन सही होगा, वही होता है कि एक समय में दो विपरीत इच्छाएं होना। अगर एक ऑप्शन क्लियर होगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन दो ऑप्शन अगर आपके हो रहे हैं तो वह आपका द्वंद्व कहला जाता है, और इसी कारण सही निर्णय नहीं पहुंच पाता है, और मानसिक संघर्ष को ही द्वंद्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टेफेन कोरे से संबंधित है? कौन सा अनुसंधान स्टेफेन कोरे से संबंधित हो जाता है? तो वह कहला जाता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रिया की बात करेंगे, स्टेफेन कोरे का नाम आएगा। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में जो आपके जैविक कारक होते हैं वह आनुवांशिकता होता है, जन्मजात स्वभाव होता है, शारीरिक स्वास्थ्य होता है, लेकिन अभिभावक बालक का संबंध जो है यह व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में जैविक कारक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, डाउन संलक्षण का कारण क्या होता है? तो डाउन संलक्षण का कारण होता है त्रिगुण सूत्रता। 21 डाउन संलक्षण का कारण क्या होता है? त्रिगुण सूत्रता। 21 अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय क्या होता है? निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता या गणना की समरूपता की बात करते हैं। तो विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय क्या होता है? विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय होता है प्राप्तांकों की बारंबारता। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं? कई बार पूछा गया है। तो टीएबी, एसटीबी, ड्राएमैन है, लेकिन एमएमपीआई यह प्रक्षेपी परीक्षण आपका नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत की बात करते हैं, क्या वह हार्वर्ड गार्नर हैं, जीन पियाजे जी हैं, डेविड वेसलर हैं या एरिक एरिक्सन है? तो जब भी बहुबुद्ध सिद्धांत की बात की जाती है, इनके प्रतिपादन की बात की जाती है, हार्वर्ड गार्नर का नाम आता है। इस सिद्धांत में गार्डनर ने स्पष्ट किया था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुआयामी है। जा सकता है, किसने स्पष्ट किया कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुआयामी है? हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तेजी से सीखने वाले, धीमे से सीखने वाले, प्रतिभाशाली या रचनात्मक से सीखने वाले। तो उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? सभी बताइए। तो हो जाता है धीमे से सीखने वाले। भाई उपचार किस में किया जाएगा? जब हम घायल होंगे तो उपचार किया जाएगा। जो व्यक्ति धीमे से सीखेंगे उसमें उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, शिक्षण की खेलकूद जो विधि है किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो खेलकूद विधि का जिक्र हुआ है, वो भी शिक्षण की बात की जा रही है। तो क्या वह शिक्षण की विधियों के सिद्धांत हैं?
वृद्धि और विकास का सिद्धांत है, शिक्षण का समाजशास्त्री सिद्धांत है, या शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम हो जाता है। तो शिक्षण की खेलकूद जो विधि होती है वह आपके किस सिद्धांत पर आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम पर। क्योंकि हम शारीरिक अगर स्वच्छ होंगे तभी खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, क्योंकि हाथ पैर तो होना बहुत जरूरी है स्पोर्ट के लिए। और आज तक तो विकलांग के लिए भी स्पोर्ट है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए उसके हम बात कर रहे हैं। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर कोठारी, मोहरोत्रा, यशपाल या प्रोफेसर राममूर्ति? सभी कमेंट कीजिए। एनसीएफ 2005 को राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे दोस्तों प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है कि आरटी अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें किस आयु समूह के बालकों के लिए रखा गया है? तो सभी लोग जानते हैं जब भी आरटी एक्ट 2009 की बात की जाती है, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाती है, तो 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बालकों के लिए इसमें रखा गया है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? देखिए, इनमें से जो दैहिक आपके अभिप्रेरक हो जाते हैं, भूख, नींद, प्यास, ये हमारे दैहिक अभिप्रेरक हो जाते हैं, लेकिन उपलब्धि आपकी दैहिक अभिप्रेरक नहीं होती, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष अधिगम हो गया, बालक के चिंतन का गणितीकरण, गणित की विषय वस्तु हो गया। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाता है? वह हो जाता है बालक के चिंतन का गणितीकरण। इससे क्या होता है? बालक में गणितीय प्रश्नों को हल करने की क्षमता बढ़ती है, और गणितीकरण यदि बालक के चिंतन में शामिल हो गया है तो इससे क्या होता है? बालक में गणित सीखने में आसानी हो जाती है। तो बालक के चिंतन में गणितीकरण करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला कि पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित हो जाता है? तो यह अधिगम की क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित हो जाता है। पारितोषिक तथा दंड यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है, और इस सिद्धांत के अनुसार बालक को यदि यह ज्ञात किया कि अपना काम पूरा करने के बाद उसे पारितोषिक दिया जाएगा तो वह सीखने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार बालक दंड के भय से भी सीखने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसे पता है कि काम न करने की स्थिति में उसे दंडित किया जाएगा या यह काम करने में उसे कुछ इनाम दिया जाएगा। तो दोनों कंडीशन आपके फॉलो होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो हम सभी लोग जानते हैं प्रतिबिंबन, तर्क, कल्पना, ये तीनों जो है बाल्यावस्था के दौरान सीखने से है, लेकिन पूर्व अनुभव होना यह बाल्यावस्था के लिए नहीं होता, ये फिर आपका किशोरावस्था में पहुंच जाता है। पूर्व अनुभव, भाई अनुभव तो हमें क्या, अभी तो हम सीख रहे हैं बाल्यावस्था में, तो अनुभव हमें कैसे होता है? तो पूर्व अनुभव जो है ये आपकी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एक बालक बाल्यावस्था के दौरान प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क द्वारा बहुत सी चीजों को समझने का प्रयास करता है। क्योंकि बाल्यावस्था व्यक्ति के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है, इसलिए उसे पूरे अनुभव नहीं मिलते हैं। तो बाल्यावस्था से पूर्व बालक गर्भावस्था की स्थिति में होता है, जो उसके जन्म से लेकर अवस्था तक होती है। अगला, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? तो यह दोस्तों कहला जाती है आपकी उपलब्धि। जी हाँ दोस्तों, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए जिस प्रकार के परीक्षणों का परिकल्पित किया जाता है वह कहलाती है उपलब्धि। सी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शिशु अवस्था? तो विकास की जिस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है वह कहला जाता है किशोरावस्था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली पर, विषय वस्तु पर, भाषा पर या सामाजिक आर्थिक स्तर पर निर्भर करता है? तो शिक्षण अधिगम का जो मनोवैज्ञानिक आधार होता है वह आपके किस पर निर्भर करता है? तो आपके अध्यापन शैली पर निर्भर करता है।
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद है अगला प्रश्न, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए? तो राइट टू एजुकेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू 2009 प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी और अध्यापक का जो अनुपात पूछा जा रहा है वह कितना होना चाहिए, सभी बताइए। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात होना चाहिए तो 30 छात्रों पर एक शिक्षक प्राइमरी में होना चाहिए और उच्च प्राथमिक में कितना होना चाहिए? उच्च प्राथमिक में 35:1। उच्च प्राथमिक में कितना होना चाहिए? 35:1 और प्राथमिक में 30:1। तो दोनों चीजें आपकी क्लियर हो चुकी। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण होता है रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का या नैदानिक मूल्यांकन का होता है। तो मध्यावधि परीक्षा यानी मध्य अवधि में जो परीक्षा होती है वह किसका एग्जाम्पल हो जाता है? तो वह योगात्मक मूल्यांकन का एग्जाम्पल्स हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग जो है वंशानुगत है? एचडी, फिनाइल कीटोन्यूरिया, पार्किंसंस, एचआईवी एड्स। देखिए, जो रोग आपका वंशानुगत होता है वह रोग केवल बताना है और वह होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसकी बात करेंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया इसे पीक्यू के नाम से जाना जाता है, पीकेयू के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में अगर विशेष जाने तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। एक दुर्लभ बीमारी होता है, इसमें शरीर प्रोटीन को पचा नहीं पाता है। आपका शरीर जो है प्रोटीन को पचा ही नहीं पाएगा। यह माता पिता में मिले जीन्स में गड़बड़ी के कारण होता है और प्रोटीन की मात्रा अधिक लेने पर ब्रेन तक डैमेज हो जा सकता है। तो इन्हें दिन भर में सिर्फ 4 ग्राम प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। ये रोग वंशानुगत होता है, पीक्यू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया-बैटी, रोल्सा परीक्षण, WHIS या रेवन का CPM? जी हाँ दोस्तों, इनमें से बुद्धि का निष्पादन परीक्षण पूछा जा रहा है, यानी कि जिसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। निष्पादन को क्या कहते हैं? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो यह निष्पादन परीक्षण निम्नलिखित में से किसका है? भाटिया-बैटी, रोल्सा परीक्षण, WAIS या रेवन का SPM? आपको कमेंट करके बताना है। यह प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन में दिया गया है। साथ ही साथ 30 में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।